हेलो फ्रेंड्स, जीएस वाणी में आपका स्वागत है। आरओ की क्लास में आज हम लेके आए हैं ध्येय आईएएस की थर्ड टेस्ट सीरीज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर है सी, ए तथा बी दोनों, अमलैंड और हिंटरलैंड। इसकी व्याख्या देखते हैं। नगर के प्रतिवेशी आसपास के क्षेत्र को अमलैंड कहा जाता है, इसे हिंटरलैंड भी कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता आंद्र एलिक्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। इसका आंसर है ए, क्षमप्राय मैदान का। समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप क्षमप्राय मैदान का निर्माण होता है। भारत का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन आदि इत्यादि इस मैदान के उदाहरण हैं। कार्स्ट मैदान का निर्माण चूने वाले प्रदेशों में होता है। लोयस मैदान पवन के अपरदनात्मक कार्यों के फलस्वरूप निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इनको सुमेलित करना है। रैबिट घाटी यूएसए, हेम्पी घाटी हांगकांग चीन, हंटर घाटी ऑस्ट्रेलिया और स्वात घाटी होगी पाकिस्तान। तो इसका सही कूट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी में स्थित है? इसका आंसर है डी, विक्टोरिया। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है। यह झील युगांडा, तंजानिया तथा केन्या की सीमा पर स्थित है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऊर्जा संयंत्र और संबंधित राज्य। परताप ताप ऊर्जा, ये कहाँ है? झारखंड, ये सही है। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, ये हरियाणा, ये भी सही है। चमेरा पंजाब, ये गलत है, ये पंजाब की जगह हिमाचल प्रदेश होगा। और मुप्पंडाल तमिलनाडु, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? इसका आंसर है सी, 4500 मीटर। तिब्बत के पठार का क्षेत्रफल लगभग 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अन्य नाम चेंगतांग है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख रेल मार्ग और जुड़ने वाले स्टेशन। इसका सही आंसर है डी, केप काहिरा। ये बारसा एवं काहिरा दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पे होगा केप टाउन या कायरा, ये काहिरा, और बाकी सब सही है। ट्रांस इंडियन परेजो एवं ब्यूनस आयर्स, कनाडियन पैसिफिक हैलिफैक्स एवं वैंकूवर, ट्रांस साइबेरियन सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टॉक। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है? इसका आंसर है बी। कौन सा सही सुमेलित है इसमें से? लागोस नाइजीरिया और नैरोबी केन्या, और डार्विन दक्षिण अफ्रीका दिया है, ये सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की जगह ऑस्ट्रेलिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है? इसका आंसर है ए, क्रो-मैग्नॉन को। क्रो-मैग्नॉन को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। इसका विकास 30 से 50 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। इसके जीवाश्म यूरोप, अफ्रीका एवं इजराइल में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका आंसर है बी, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। अरल सागर कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। यह मध्य एशिया में लवणीय जल की एक बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? इसका आंसर है बी, पहला, दूसरा और
तीसरा। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी उच्च भाग है। फेल्ला मिस्र के किसान। उत्तमासा अंतरिप दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम छोर। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका आंसर है ए, कोलोरेडो, संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया माइनर ये मिस्र दिया गया है, इसकी जगह होगा तुर्की। अनातोलिया ये भी तुर्की में है। चियापास ये दक्षिण मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कौन लौह अयस्क खनन क्षेत्र है? इसका सही आंसर है सी, पहला, तीसरा और चौथा। लेब्राडोर गर्त ये भी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। सुपीरियर झील प्रदेश और टाइम प्राइस हिल लौह अयस्क का खनन के क्षेत्र हैं। लेब्राडोर गर्त, सुपीरियर झील प्रदेश तथा टाइम प्राइस हिल, जबकि कारागांडा बेसिन रूस की कोयला पेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पर्वतों के ऊपरी भाग, तटीय भूमियां और मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है उपरोक्त सभी राज्यों में? तमिलनाडु राज्य में, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा 2637 मीटर है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण है, क्या कारण है इसका? भारत का विशाल देशांतरी विस्तार। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं क्षेत्रों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसका कारण भारत का विशाल देशांतरी विस्तार है। इसका देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर है सी, एक तथा 2 दोनों। त्रिपुरा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से स्पर्श करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर, इसका सही आंसर है डी, एपीकल्चर। रेशम कीट पालन दिया गया है यहाँ पे, ये है मधुमक्खी पालन, और रेशम कीट पालन होगा सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है। ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है। सही कथन है ए, केवल एक। वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन द्वारा धारण किया गया है। वायुमंडल में 99.96% आयतन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों द्वारा घेरा गया है। शेष 0.04% भाग में हीलियम, 0.00052% नियोन, 0.00018% क्रिप्टन, 0.00010 मीथेन। अर्थात वायुमंडल में सबसे कम आयतन ओजोन गैस धारण करती है। निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सबसे पहले घटित हुआ? कौन सा हुआ था? इसका आंसर है सी, रंगपुर विद्रोह सबसे पहले घटित हुआ था। चलिए देखते हैं, रामोसी विद्रोह ये कब हुआ था? 1822 से 26, 1822 से 26। गडकरी विद्रोह ये कब हुआ था? 1844 में। रंगपुर विद्रोह, रामोसी विद्रोह मराठा कृषक द्वारा महाराष्ट्र में हुआ था, और गडकरी विद्रोह कृषक द्वारा महाराष्ट्र में हुआ था। और रंगपुर विद्रोह हुआ था 1783 में। कब हुआ था? 1783 में हुआ था, कृषक द्वारा, दिनाजपुर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था, ये कृषक द्वारा बंगाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है। कारण, बेंटिक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है, ये गलत है और आर सही है। इसका कारण सही है। चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा गया है? चार्ल्स मेडकॉफ को। इसने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कालीन आयोग समितियों तथा उनके उद्देश्यों के युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। चलिए इनको देख लेते हैं। संप्रु आयोग, इसका गवर्नर कौन था? संप्रु आयोग का उद्देश्य क्या था? बेरोजगारी की समीक्षा। और इसका गवर्नर था लॉर्ड ब्लिंगटन। हंटर आयोग, इसका उद्देश्य था शिक्षा का विकास और इसका गवर्नर था लॉर्ड रिपन। इनाम आयोग, इसका उद्देश्य क्या था? भूमि संबंधी विवेचना और इसका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थापना वर्ष के अनुसार प्रथम स्थान पर है? कौन है प्रथम स्थान पर? प्रथम स्थान पे है, इसका आंसर होगा सी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए देखते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई थी? 1498 में। 1498 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई थी? 1600 में आई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ये आई थी 1602 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया था, किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ ने किया था। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को सुभाष चंद्र बोस द्वारा आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया है? किसको कहा गया है आध्यात्मिक पिता? स्वामी विवेकानंद को। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वर्ष 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करें। निम्न युग्मों पर विचार करें। समाचार पत्र और उसके प्रकाशक। इसमें सही युग्म कौन सा है? सही सुमेलित युग्म देखना है इसमें। तो इसका आंसर है सी, दूसरा और चौथा। चलिए देखते हैं। द पायनियर, यहाँ महात्मा गांधी लिखा है, जॉर्ज एलन। इसके प्रकाशक कौन थे? जॉर्ज एलन, महात्मा गांधी नहीं थे। नेशनल हेराल्ड, इसके प्रकाशक थे जवाहरलाल नेहरू। स्वदेश वाहिनी के प्रकाशक कौन थे? यहाँ दिया गया है CR रेड्डी, ये गलत हैं। इनके प्रकाशक थे के रामकृष्ण पिल्लै, यहाँ जगह नहीं है लिखने की। के रामकृष्ण पिल्लै। फ्री हिंदुस्तान, इसके प्रकाशक हैं तारकनाथ दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी? किसमें की गई थी? 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में की गई थी। 1886 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन, अध्यक्ष इसके कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया। 1905 ईस्वी का बनारस अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे GK गोखले। स्वराज विषय पर पहली बार चर्चा हुई थी। 903 ईस्वी का मद्रास अधिवेशन, अध्यक्ष थे ललित मोहन घोष। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट तथा सरकारी गोपनीयता कानून को वापस लेने की मांग हुई थी। 1885 ईस्वी का बम्बई अधिवेशन, कौन सा? बम्बई अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय परिषद को बंद करने, भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी लिए जाने की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है।
अभिकथन देखते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, कारण इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार व्यापक स्तर पर शिक्षा हेतु सुझाव एवं घोषणाएं की गई। इसमें 100 अनुच्छेद थे। इस समिति का गठन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? यहाँ देखना है, सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रांतीय किसान सभा। इस इंदुलाल याज्ञिक दिया गया है यहाँ, ये गलत है, इनकी जगह होगा NG रंगा, NG रंगा। और बाकी सारे सही सुमेलित हैं। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड लिटन द्वारा निम्नलिखित में से किस अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया? किसका किया गया? देख लेते हैं यहाँ पे किसका किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। लॉर्ड लिटन द्वारा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया। यह युद्ध 1878 से 80 के मध्य हुआ था। गंडमक की संधि द्वारा इस युद्ध का अंत हुआ था। इसका अंत कब हुआ था? गंडमक की संधि के द्वारा, गंडमक की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष थे, कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1902 में पुलिस आयोग की नियुक्ति की गई। एंड्रयू फ्रेजर इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग द्वारा पुलिस बल संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पर्याप्त वेतन इत्यादि की सिफारिश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था, जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? किसने किया है? इसका आंसर है ए, विलियम फिंच। अंग्रेज यात्री विलियम फिंच कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था। इसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि भारव, जिन्होंने कीर्तार्जुनियम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राजसभा में निवास करते थे? ये किसकी राजसभा में निवास करते थे? आंसर है बी, सिंह विष्णु की राजसभा में। पल्लव राजवंश का संस्थापक, ये किस राजवंश का था? पल्लव राजवंश का था। सिंह विष्णु को माना जाता है महाकवि भारव, जिन्होंने कीर्तार्जुनियम नामक महाकाव्य लिखा था, इनकी राज्यसभा में थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आज सारे नहीं है आ रहे हैं, तो इसका देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अशोक के प्रमुख शिलालेख और विषय, तो इसका आंसर है सी, पांचवा अभिलेख धम्म की व्याख्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो पांचवा शिलालेख धम्म की व्याख्या ये गलत है। धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। नियुक्ति, व्याख्या नहीं, नियुक्ति। सॉरी, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है तो यहाँ लिखती हूँ नियुक्ति। बाकी सारे सही सुमेलित हैं। पहला शिलालेख पशुबलि की निंदा, चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, और 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध, 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या। धम्म की व्याख्या ये दिया गया है, वो कौन सा होगा? 11वां होगा, 11वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। सत्य कथन या कथनों का चयन करें। तो इसका सही आंसर होगा सी, ए तथा दो दोनों, ये दोनों सही है।
शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। इसकी स्थापना लकुलिश ने की। इस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। पाशुपत सूत्र इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है बी, तृतीय मंडल में। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नवपाषाण काल से संबंधित हैं? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, पहला, दूसरा और तीसरा। भीमबेटका के गुफा चित्र, पशुपालन का प्रारंभ और मानव द्वारा सर्वप्रथम आग का प्रयोग नवपाषाण काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टज अरमेड़ा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? ये किसके द्वारा लागू की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्टज अरमेड़ा व्यवस्था पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी भारतीय या अरबी जहाज बिना परमिट के अरब सागर नहीं जा सकता था। पुर्तगाली क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी कार्टज लेना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? इसका आंसर है सी, ज्योतिबा फूले की रचनाएं हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1827 से 1890 ईस्वी आधुनिक भारत के प्रमुख समाज सुधारकों में से एक हैं। उन्होंने शोषित और वंचित जातियों को सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य किए। इन्होंने 1851 ईस्वी में पूना में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की तथा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज स्थापित किया। धर्म तृतीय रत्न इशारा, शिवाजी की जीवनी तथा गुलामगिरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। इनके गुरु ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव थे। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों का सही कालक्रम है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, तीसरा, पहला और दूसरा। सही कालक्रम क्या होगा? तीसरा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों पर विचार करें। अष्ट प्रधान परिषद और कार्य उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर होगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा। सुमंत विदेश मंत्री, शरनौबत सेना भर्ती संगठन, अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये सही नहीं है और बाकी सारे सही हैं। यह एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद राज्य विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये इसलिए ये सही है। यह कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। यहाँ दिया गया इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और यहाँ पे इस कथन को सत्य नहीं बताया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। संविधान में राज्य विधान परिषद के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यह निश्चित नहीं है। ये संविधान में लिखा है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ये निश्चित है। तो इसलिए इसका ए आंसर गलत होगा, बाकी सारे सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? कौन सा नहीं है?
नरौरा। उत्तर प्रदेश में स्थापित ओबरा, सिंगरौली एवं टांडा ताप विद्युत संयंत्र है, जबकि नरौरा बुलंदशहर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार वाद्य योग्य होते हैं, इससे तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है इससे देखते हैं। इसका आंसर होगा सी। इससे तात्पर्य है इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है। मूल अधिकार वाद्य योग्य होते हैं, इससे तात्पर्य है कि इनको लागू करवाने हेतु न्यायालय की शरण ली जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। क्या नहीं थी? शिक्षित न होना, ये अनिवार्य नहीं था। चोल काल की प्रमुख विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन व्यवस्था थी। विकल्प डी असत्य है, यहाँ पे अनिवार्य योग्यता नहीं थी, तो ये शिक्षित न होना 46 का डी होगा, क्योंकि उम्मीदवारों का शिक्षित होना अनिवार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? समहर्ता के द्वारा। समहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था और अंतपाल सीमा रक्षक। कौन होता था अंतपाल? सीमा रक्षक। और प्रादेशिक किसको कहते थे? प्रांतीय गवर्नर को। प्रांतीय गवर्नर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? कौन सा है? डी अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। साथ ही मादक पदार्थों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग पर प्रतिषेध लगाएगा। संविधान के भाग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? तो इसका सही आंसर है ए, भाग 11 अनुच्छेद 245 से 55। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 55 तक केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि भाग 3 तथा 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? इसका आंसर है बी, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। यह बाद में, इस बाद में न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। और कारण क्या है इसका? यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्राक्कलन समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, क्योंकि यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। संसद की स्थायी समितियों में यह सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा 20 लाख से अधिक। व्याख्या देखते हैं इसकी। किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर मध्यवर्ती खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले विषयों को 11वीं अनुसूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से लिए गए अन्य प्रावधान है संसदीय प्रणाली, सशक्त केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, शक्तियों का विभाजन। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे या सुरक्षा करे? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 द्वारा केंद्र पर दो कर्तव्य आरोपित किए गए हैं। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करें, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। कारण, जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट है वहां यह संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उच्चतम न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? इसका आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य है। ये कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा सी। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प द्वारा यह घोषित कर देती है कि राष्ट्र हित में सेवा का सृजन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है? सॉरी, यहाँ 56 क्वेश्चन का आंसर व्याख्या गलत बता दी थी। आंसर इसका सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं 56 की। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ जो सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 312। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प द्वारा यह घोषित कर देती है कि राष्ट्र हित में सेवा का सृजन आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है? अब देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव का चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव का, उपराष्ट्रपति चुनाव का और राज्य विधानमंडल के चुनाव का। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा एवं राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों, विधान परिषद एवं विधानसभा के आम तथा मध्यावधि चुनावों का अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करता है। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं? इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 248।
संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। अवशिष्ट शक्ति ऐसे विषय होते हैं जो तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं है। अनुच्छेद 250 आपात के समय राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति और अनुच्छेद 249 राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में नियम कानून बनाने की संसद की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो सही कूट क्या होगा इसका? ए, पहला और दूसरा। राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से इन संविधान में एक भाग 4 सब क्लॉज क में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 51 सब क्लॉज ए में 11 मूल कर्तव्यों की सूची दी गई है। चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61। निम्नलिखित राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के क्रम में सबसे अंतिम पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो ये सबसे अंतिम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में होता है। कारण, उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही कूट क्या होगा? इसका सही कूट है ए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन, थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, होरोलॉजी समय का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। लवण और रासायनिक नाम, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट और नीला थोथा कॉपर सल्फेट। इसका सही कूट क्या होगा? सही कूट है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टरलाइजेशन प्रक्रिया होती है। क्या होती है ये प्रक्रिया? इसका आंसर है ए, जल शुद्धिकरण में। जल को पीने योग्य बनाने, हानिकारक कीटाणुओं को हटाने की क्रिया स्टरलाइजेशन कहलाती है। यह क्रिया क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण या पराबैंगनी किरणों के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार करें। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर है सी, पहला, दूसरा और तीसरा। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, कॉपर सल्फेट पीड़ानाशक और चांदी फोटोग्राफी प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है? इसका सही आंसर है सी, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर। अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्य का शासन संवैधानिक आधार पर न चलाया जा रहा हो तब राष्ट्रपति संवैधानिक आपात की घोषणा करते हैं। संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 आपात उपबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारत की संसदीय व्यवस्था के गुण से मेल नहीं खाता? कौन सा नहीं खाता है? इसका आंसर है डी, स्थायित्व। संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का नेतृत्व, शक्तियों का सम्मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? इसका सही आंसर है बोम्मई वाद से। बोम्मई बनाम भारतीय संघवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक परीक्षा से परे
न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। वर्ष 1975 में 38वें संविधान संशोधन में यह उपबंध कर दिया गया था कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग में राष्ट्रपति के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑरलान किससे बनने वाला पॉलीमर है? इसका आंसर है ए, एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल ऑरलान एक पॉलीमर है। इसके निर्माण में एक्रिलोनाइट्राइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग नियत तापी है? कौन सा? इसका आंसर क्या है? पक्षी। पक्षी वर्ग नियत तापी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है क्या है? अपकेंद्रीकरण। धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रीकरण है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? शैवाल और उपयोग। कौन सा सही सुमेलित है इसका? डी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। क्लोरेला एंटीबायोटिक, एनावेला नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लेमिनेरिया आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर होगा सी, 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स का। नैनो तकनीकी, नैनोमीटर 1 से 100 नैनोमीटर पर आकृति एवं भौतिक नियंत्रण द्वारा भौतिक संरचनाओं, उपकरणों, प्रणालियों की अधिकल्पना, उनका उत्पादन और अनुप्रयोग है। यह एक अप्लाइड साइंस है जिसमें 100 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर है सी, पहला तथा दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यक जल का अवशोषण किया जाता है। इसका आंसर है जड़ द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों के हरे भाग सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक का प्रयोग हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने में नहीं होता है? इसका आंसर है ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच हेतु होता है, जबकि अन्य सभी उपकरणों के माध्यम से हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाया जाता है। तो इसमें सही नहीं है, पता लगाने में नहीं होता है, वही पूछा गया था। तो इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है? इसका सही आंसर है सी, एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन। एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन मानव शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, यह हार्मोन शरीर की वृद्धि का निर्माण करती है। शरीर की वृद्धि का। लुटिनाइजिंग हार्मोन, यह पुरुषों में नर हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका निम्नलिखित में से किस एक अंग का भाग है? इसका आंसर है बी, अग्न्याशय। अग्नाशय होगा इसका आंसर बी। लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्नाशय का एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिलवक शैवालों में लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? इसका आंसर होगा रोडोप्लास्ट। वर्णिलवक पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। ये हरे रंगों को छोड़कर अन्य कई रंगों लाल, पीले, नारंगी आदि रंग के होते हैं।
शैवालों में फियोप्लास्ट नामक वर्णी लवक भूरे रंग जबकि रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जैंथोफिल पीले रंग के लिए उत्तरदायी, लाइकोपिन टमाटर का लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सीरम को सही रूप से प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है सी, प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई नाम पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है अप्रैल 2016 में। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिंसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने हेतु ई पोर्टल का शुभारंभ अप्रैल 2016 में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार होने के कारण किसानों की उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी, होटल, रेस्तरां, गहरी कोयले की खदानें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, एक दी हुई समयावधि में कीमतें एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है। और कारण है, बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर लेती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत का निवेश। किसी भी अर्थव्यवस्था में बचत सृजन, बचत संग्रहण तथा उत्पादन क्षेत्र में बचत के निवेश की समग्र प्रक्रिया को पूंजी निर्माण कहा जाता है। आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में पूंजी निर्माण की दर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है सी, मारिस डी मारिस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था। इसके लिए उन्होंने 3 संकेतकों को चुना, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर तथा मौलिक साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है कहलाता है भारतीय मुद्रा बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? एम्बर बाथ सब्सिडी। WTO के नियमों के अनुसार एम्बर बाथ सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। ब्लू बैक सब्सिडी शर्त आधारित सब्सिडी है। ग्रीन बैक सब्सिडी अनुमति। रेड बैक सब्सिडी तुरंत समाप्त, कृषि को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रमयोगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना से। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना PMSYM 15 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। यह 15,000 रुपए से कम मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। 18 से 40 साल तक की आयु सीमा के पात्र व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक माह 3,000 रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में कुछ अंशदान लाभार्थी तथा शेष सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कारण, सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए,
ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वित्त मंत्रालय के कार्य है? कौन से कार्य हैं वित्त मंत्रालय के? इसका आंसर है, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है इसमें, तो इसका सही आंसर होगा सी, पहला, दूसरा और चौथा। पहला है राजकोषीय नीति का निर्धारण, दूसरा सरकारी व्यय को नियंत्रित करना और चौथा बजट का राजस्व अनुमान तैयार करवाना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। प्रचंड बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सत्य कथनों का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, एक तथा दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन और सूचना। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन और सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। इसमें वृक्षों को काटकर एवं जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है इसमें? इसका आंसर होगा डी, सभी सही सुमेलित हैं। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ किस बजट में किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, केंद्रीय बजट 2005-06। महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ केंद्रीय बजट 2005 से 6 में किया गया था। इस बजट द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं। कारण, चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? कौन सा है? डी, इसका आंसर होगा डी, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम एवं निर्गत सम्मिलित है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, परिवहन, विद्युत एवं अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदला जाता है। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है, क्या कारण है इसका प्रमुख? कर्क रेखा का इसके निकट होना इसका प्रमुख कारण है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण कर्क रेखा का इसके निकट होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भावर क्षेत्र का विस्तार नहीं है? किस में नहीं है? गोरखपुर में। भावर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है? इसका आंसर है बी, सारस। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर मछली, तीर एवं धनुष की आकृति सम्मिलित है। सारस तथा क्रोंच उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अमरूद के लिए
प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है। उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी, पहला और दूसरा। पुष्प इत्र का निर्माण उन्नाव में नहीं, यहाँ उन्नाव नहीं है, ये गलत है, इसकी जगह होगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उद्योग और केंद्र। तो इसमें सही सुमेलित नहीं देखना है, नहीं है। इसका सही आंसर है डी, मिट्टी के खिलौने अलीगढ़। ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा एवं गोरखपुर जिले प्रसिद्ध हैं। कौन से? आगरा और गोरखपुर। जबकि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ताला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? बांदा। बेतवा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर है। यह झांसी से 25 किलोमीटर दूर परीक्षा नामक स्थान से निकाली गई है। इस नहर द्वारा झांसी, जालौन एवं हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिएटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं। इसका आंसर है मरुस्थल में। प्रिएटोफाइट्स पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं। यह भूमि में काफी गहराई तक जाकर जल का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है या हैं? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये भी कानपुर में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, ये भी कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना नवंबर 1954 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना मार्च 1961 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है? यहाँ सही क्वेश्चन देखना है, सही कथन। तो इसका सही कथन है डी, सभी कथन सत्य है। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है। शुष्क सम्राट धान की प्रजाति है। ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है? किसका नृत्य है ये? खरवार का। खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं। इनका मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड है। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बना? कौन सा बना है? हरियाणा। मार्च 2023 में हरियाणा 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का प्रथम राज्य बना। हरियाणा के मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क की लंबाई 1701 रूट किलोमीटर है, जो अब 100% विद्युतीकृत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में किस राज्य ने थंतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने थंतई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया। राज्य सरकार की इस घोषणा से एशियाई हाथी संरक्षण के प्रयास को बढ़ावा मिलेगा। यह तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला 2023 का आयोजन 14 से 18 मार्च कब किया गया? 14 से 18 मार्च तक नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण APEDA एवं अन्य संगठनों द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया? इसका आंसर है ए, भारत। मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था, जिसमें भारत में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया न्यूयॉर्क, अमेरिका में। जल सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क, अमेरिका में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 को पूरा करने हेतु सदस्य देशों को पर्याप्त प्रतिबद्धता दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों को स्थान मिला है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, पहला और तीसरा, लद्दाख और मयूरभंज को। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के 2 स्थलों लद्दाख तथा कोयम्बटूर को शामिल किया गया है। इसका आंसर बी होगा, सॉरी इसका आंसर होगा डी, पहला और दूसरा। ये गलत है। भारत के किन 2 स्थलों को स्थान मिला? लद्दाख और कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? क्वेश्चन नंबर 126 है, प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों को स्थान मिला? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी, पहला और तीसरा, लद्दाख और मयूरभंज। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के 2 स्थलों लद्दाख तथा मयूरभंज को शामिल किया गया। लद्दाख को रोमांच एवं खान-पान श्रेणी में तथा मयूरभंज ओडिशा को दुर्लभ बाग एवं प्राचीन मंदिर श्रेणी में यह स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इस सूची में फिनलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत का इस सूची में 126वां स्थान रहा। इसका सही आंसर, सही कूट क्या होगा? इसका सी, पहला तथा दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? इसका आंसर, सही आंसर है ए, न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय ने चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच हेतु न्यायमूर्ति अभय एवं एम सप्रे अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह समिति शेयर बाजार के विभिन्न नियामक पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों की गिरावट की जांच करेगी। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य हैं। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट एवं सिक्का जारी किया गया। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है बी, 8वां। विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का 8वां स्थान है। विश्व के शीर्षतम प्रदूषित देशों में चाड का स्थान प्रथम है। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी? इसका आंसर है ए, सुरेखा यादव। मार्च 2023 में सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला बनी। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी हैं। इन्होंने सोलापुर स्टेशन से मुंबई के CSMT स्टेशन के मध्य इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया तथा ऐसा करने वाले वह पहले विदेशी नेता बने? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, कौन है? एंथनी अल्बनीज भारत की यात्रा पर रहे तथा इस दौरान उन्होंने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया तथा ऐसा करने वाले वह पहले विदेशी नेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का
LDC शिखर सम्मेलन दोहा कतर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया? इसका सही आंसर क्या है? भूटान। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC शिखर सम्मेलन दोहा कतर में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के पड़ोसी देश भूटान को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ संपन्न हुआ? ये कुआलालंपुर में। भारत सरकार द्वारा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? रणनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया? इसका सही आंसर है बी, वर्ष 2030 तक। भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें व्यापारिक एवं सेवा क्षेत्रों से समान योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया? किससे किया गया? बेंगलुरु से। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन के स्तर को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई है? किस देश में रखी गई है? वाराणसी। सॉरी, मैंने देश बोल दिया। किस शहर में रखी गई है? वाराणसी में। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला रखी गई। इस रोपवे की लंबाई 3.8 किलोमीटर होगी। इस परियोजना पर कुल 644 करोड़ रुपए व्यय होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है सालिजा धामी को। सालिजा धामी को भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया। भारतीय वायुसेना के 90 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? युद्धाभ्यास, सेनाभ्यास और देश। तो सही सुमेलित नहीं है पूछा है यहाँ पे। कौन सा नहीं है? डी, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023। यहाँ दिया गया है भारत एवं जापान। तो यहाँ क्या होगा? भारत एवं क्या होगा यहाँ पे? सिंगापुर। जापान नहीं होगा, ये गलत है। बाकी सारे युग्म सही है। आफिनडेक्स 2023 सैन्याभ्यास भारत एवं 23 दक्षिण अफ्रीकी देश। फ्रिंजेक्स 2023 युद्धाभ्यास भारत एवं फ्रांस। खंजर युद्धाभ्यास 2023 भारत एवं किर्गिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2023 में SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कहाँ संपन्न हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मार्च 2023 में SCO पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई। इस बैठक में वाराणसी काशी को SCO देशों की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया। आज की हमारी ध्येय IAS की 3rd टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये टेस्ट सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।